बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुमसे पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूँ साजिद हुसैन। मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर हम बात करते हैं कैसे मुल्क मिल्लत की तामीर और तरक्की में अपना अपना किरदार अदा करना है। सऊदी अरब के बाद ईरानी सदर पाकिस्तान आए और बड़ा पुरतपाक इस्तकबाल हुआ उनका। 10 अरब से ज़्यादा की तिजारत अब ईरान भी यहाँ पर करेगा, सरमायाकारी होगी। इससे पहले भी ईरान गैस पाइपलाइन भी हमारी हुकूमतों ने आगाज़ किया था, जो कि पाए तकमील तक नहीं पहुंच सकी। क्या वो प्रोजेक्ट पाए तकमील तक पहुंचेंगे या नहीं, इस पर भी हम बात करेंगे। फिर अब नए कौन से और कितने प्रोजेक्ट हैं, 22 नुकाती एक सिलसिला है, उस पर भी हम बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी PTI का इद्दत का मुकदमा अभी भी जारी है। लेकिन क्या किसी मुकदमे में बानी PTI को सज़ा हो जाएगी? दूसरी जानब शेर अफजल मरवत से लेके चेयरमैन PTI गौहर खान और फिर उनकी कोर कमेटी के इजलास, एहतजाजी जो सिलसिला था हुकूमत के ख़िलाफ़, क्या वो दम तोड़ गया है या अभी भी उसमें जान बाकी है? इस पर भी हम बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे वज़ीर आला सिंध ने बड़े शिकवे किए जनाब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से कि है सिंध का जो पैसा है हमें 4 साल से नहीं मिला। इस वक्त आप वज़ीर आज़म हैं, हमें हमारे हिस्से का पैसा तामीराती स्कीमों का दिया जाए। 150 से ज़ायद या 150 कमोबेश बसें वफाक ने ऐलान किया है कि सिंध को दी जाएंगी। बड़ा अच्छा ये शुगन होता है कि जब वज़ीर आज़म डिफरेंट सूबों में जाते हैं और वहाँ की हुकूमतें उनसे मसावा करती हैं, मिलती हैं, उनको वेलकम करती हैं और फिर वफाक भी अपने हिस्से से सूबों को स्कीमें देता है, सूबों को फ़ंड देता है। इस पर भी हम बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे बढ़ती हुई पेट्रोल की प्राइसेस, बढ़ती हुई महंगाई और आम आदमी कहाँ है। फिर सिंध की आवाम आज तक कच्चे के डाकुओं की नज़र है। आज भी डिस्ट्रिक्ट घोटकी में 4 अफराद एक दिन में अगवा हो गए। 3 दिन पहले एक दिन में 11 लोग अगवा हो गए। तो फिर पुलिस पिकट पे हमला हुआ है जिस पे एक एहलकार शहीद और 2 कांस्टेबल को सर ये कच्चे के जो डकैत हैं वो अगवा करके ले गए। तो ये आलम है घोटकी, शिकारपुर और इस तरफ के इलाकों का। मौजूद पे बात करेंगे। उसके साथ लास्ट स्टोरी हमारी होगी जो कि कुछ जगहों पे दहशतगर्द वाक़यात हुए, फिर उस पर मिसिंग पर्सन की जो लिस्ट अदालतों को दी गई थी, बहुत सारे दहशतगर्द उस लिस्ट में आ रहे हैं। तो ये क्या मुअम्मा है, इस पे भी हम बात करेंगे। स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं, आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, के द्वारा अपने मुल्क की सियासत में सैयद सज्जाद अली खान ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया शाह साहब, आपने टाइम दिया। आप निजी TV के ब्यूरो चीफ हैं। उनके साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सलीम सचवानी साहब, कराची की मारूफ शख्सियत। बहुत शुक्रिया सर सलीम सचवानी, आपने भी टाइम दिया। पहले जो लास्ट वाली स्टोरी थी ना, पहले ज़रा उस पर हम रोशनी डालते हैं और फिर ईरान का जो सदर था रईसी साहब, वो यहाँ से होकर गए। क्या ये पाकिस्तान के लिए बेहतर है? सलीम सचवानी साहब, ईरानी प्रेसिडेंट आए, इस्लामाबाद भी घूमे, कराची भी घूमे, बहुत वेलकम किया हमने उनको और उनका हक भी बनता था। हमने मेहमान नवाजी की मिसाल फिर कायम कर दी। तिजारत भी करेंगे, बिज़नेस कम्युनिटी से भी वो मिले इब्राहिम रईसी साहब। क्या ये ठीक है, अच्छा है शुगन कि हमने पड़ोसी ममालिक, दोस्त ममालिक से जो दूरियाँ थी वो अब कम होने जा रही हैं? क्या कहेंगे जी? ये खुशाइन बात है कि पड़ोसी मुल्क के सदर आए और मगर हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब या सदर मुमलिकत साहब इनके इस्तकबाल के एयरपोर्ट पे नहीं गए। तो ये बातें भी नहीं होनी चाहिए थी जो हुई। उनका फ़र्ज़ बनता था, उनकी ज़िम्मेदारी बनता था, सबसे पहले हमारे पड़ोसियों को रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए और पड़ोसी से जो भी फ़वाइद हासिल हो सकते हो वो होने चाहिए और जो फ़वाइद हम उनको दे सकते हैं वो उनको देनी भी चाहिए। मगर इस वक्त मसला सिर्फ ये है कि जैसे कि ईरानी सदर ने कहा कि पेट्रोल, बिजली और गैस अब हमसे ले लो, मगर शायद ईरानी सदर के साहब के इल्म में ये बात नहीं है कि हमारे मुल्क पे डकैतों की हुकूमत है जो अपने मुल्क के अंदर मौजूद पेट्रोल, गैस और इलेक्ट्रिसिटी की जो ताकत है वो नहीं निकालने दे रहे अपने ही लोगों को, अपने ही साइंटिस्टों को, और उनको जो है ना मुख्तलिफ मकामात पे भटका दिया। उनको फ़ंड तक मुहैया नहीं कि बल्कि इनको जो फ़ंड मिल रहा था वो फ़ंड भी बंद कर दिया गया। हमारे पास कोयले के ज़खायर मौजूद है जिसके अंदर से इत्मीनान से हम इलेक्ट्रिसिटी भी ले सकते हैं, गैस भी ले सकते हैं और पेट्रोल भी ले सकते हैं ड्रिल करके, जिसकी टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के पास मौजूद है। पाकिस्तानी साइंटिस्ट इस पर कामयाब हो चुके हैं। डॉक्टर समर मुबारक साहब ने इससे आगाह भी कर दिया था, मगर क्यों कि वहाँ से इनको कमीशन नहीं मिलता पेट्रोलियम की मदद में, गैस की मदद में, जो इम्पोर्ट ये कर रहे हैं और कमीशन खा रहे हैं और पाकिस्तानी कौम को मैनिपुलेट करके बेवकूफ़ बना रहे होते हैं कि हम
मकरूज है, ये कौम मकरूज नहीं, ये अमीर तरीन कौम है। इसको मकरूज जानबूझ के बनाया गया, लोगों को बेवकूफ़ बना के जो ये हरकतें कर रहे हैं, समझ रहे हैं कि पाकिस्तानी कौम बेवकूफ़ है। तो पाकिस्तानी कौम में अब अवेयरनेस बढ़ रही है। वो डरे उस वक्त से जब वो मुकम्मल तौर पर उठ कर खड़े हों, अपना जो है ना वो इंतशार की तरफ मुल्क चला जाए। आप देख लें 8 फरवरी को लोगों ने वोट दिए और ज़बरदस्त तरीके से दिए। फिर जो है ना ये जो 9 अप्रैल को जो इन्होंने जो इस तरीके का इलेक्शन में जिस तरीके की धांधली की, जो इस तरह की धांधली हम कराची में बहुत दे चुके हैं। नहीं तो ज़िमनी इंतखाबात, मैं ज़िमनी इंतखाबात से क्या कहूँ, ज़िमनी इंतखाब में हामिद मीर साहब का बयान आपके सामने ऑन द रिकॉर्ड मौजूद है कि दोपहर से ही थप्पे लगने शुरू हो गए थे, क्योंकि मालूम पड़ गई थी कि लोग इतने वोट डाल देते हैं कि हमारे थप्पे शाम वाले काम नहीं आते हैं। अच्छा, लिहाजा वो दोपहर से ही इन्होंने थप्पे मारने शुरू कर दिए थे। इस तरीके के इलेक्शन और इस तरीके की हुकूमत अवाम का क्या ख्याल करेंगे? उनको सिर्फ अपने कमीशनों की पड़ी हुई है, वो सिर्फ अपने कमीशन का ख्याल करती हैं और पाकिस्तानी कौम को उनको कोई फिक्र नहीं है। पाकिस्तानी कौम दुनिया की खुशहाल तरीन कौम बन सकती है, पाकिस्तानी कौम दुनिया की तालीम याफ्ता तरीन कौम बन सकती है। शर्त सिर्फ ये है कि हमारे ऊपर ये डिकेट मुसल्लत न हो और वो ताकतवर हल्के जिन इंटरनेशनल और नेशनल माफिया जो जिनके बलबूते पर ये मौजूदा हुकूमत कायम है, वो इंटरनेशनल और नेशनल माफिया अपने गिरबानों में देखे और वो जुल्म और सितम जो 22 करोड़ लोगों से इन्होंने रवा रखा हुआ, इससे दूर हटिए तो ज़्यादा बेहतर है। अभी और मुल्कों के वफूद आएंगे पाकिस्तान और वो यहाँ पे सरमायाकारी करेंगे। सऊदी के बाद सवाल ये ईरान आया, सऊदी अरब की इन्होंने बात की रिक्रूटिंग में, वो सरमायाकारी कर, रिक्रूटिंग हमारा असासा है, उसमें सरमायाकारी की ज़रूरत नहीं होती है। अच्छा, वो हमारा असासा है, जो हमारा खुद की मादनियात है, वो हमारी खुद की माद, उसके अंदर तो कंपनियों को ठेके दिए जाते हैं जो इतना परसेंटेज मुल्क को कौम को देती है, जैसे खान साहब ने किया था कि 25% गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान को दिया जाएगा रिक्रूटिंग का और 25% वफाक को दिएगा और 50% वो कंपनी ले जाएगी। अब ये क्योंकि इनमें से भी इसको लूट मार करनी है, इसलिए इसने उनकी सरमायाकारी करवाए, उनकी सरमायाकारी कराए। कौम को बेवकूफ़ बनाने का जो सिलसिला मचा हुआ है ख़त्म होना चाहिए और कौम का हक मिलना चाहिए। ऐसा ना हो कि कौम उठ खड़ी हो और मसले मसाइल बढ़ गए। शाह साहब क्या कहेंगे आप? ईरान के सदर यहाँ पर आए और 10 अरब से ज़्यादा की वो भी यहाँ पे सरमायाकारी करेंगे। सऊदी के बाद ईरान और दीगर भी। सर 10 अरब पाकिस्तानी, 10 अरब ईरानी या 10 अरब डॉलर? मैं सरकार ये पूछना चाहूँगा आपसे कि एक सवाल आपने रखा कि ईरानी सदर यहाँ आए और ये सरमायाकारी की बातें हुई, तो ये आपको पता है कि ईरानी सदर का ये दौरा कितने अरसे के बाद पाकिस्तान का हुआ है? और बड़ा फुकदान रहा है हमारे पास, लोगों की आमद का सिलसिला नहीं था। और इवन ये कि क्रिकेट टीम की मैचेस जो हैं वो नहीं खेल पा रहे थे हम, या इनेकाद नहीं कर पा रहे थे उनका। तो अगर अब जो हैं ये दौरे शुरू हुए हैं, मुख्तलिफ ममालिक के सदूर या वज़ीर ख़ारजा की यहाँ दौरे कर रहे हैं, तो मैं कहता हूँ ये बड़ी खुशाइन बात है, अच्छी चीज़ है। लेकिन इसके पीछे की जो कारस्तानी है, जिसको मैं कारस्तानी बोलूँगा, देखिए हर मुल्क अपने मफाद के लिए पाकिस्तान से रवाबित करता है। हर मुल्क जो है वो ये चाहता है कि हम पाकिस्तान के पास जा रहे हैं तो क्या लेके आएंगे। ये तो आप सवाल कर रहे हैं कि वो देने आए थे। मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान जोग्राफियाई पोजीशन में उस जगह पे खड़ा है कि हमारी ज़रूरत एशियाई ममालिक को भी है, यूरोपियन कंट्रीज को जा रहा है। शाह साहब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को जा रहा है या सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी को जा रहा है? देखें ये माहौल जो क्रिएट हुआ है बड़े तल्ख तजर्बों के बाद हुआ है। हाँ। और हमने दौरों पे दौरे हमने सियासी अदवार भी देख लिए, हमने जमहूरियत भी देख ली, हमने अमीरियत भी देख ली, और उन तमाम तल्ख तजर्बों के बाद बता दें अब ये माहौल नजर आ रहा है। अब जमहूरियत क्या देख रहे हैं? कौन सा निजाम देख रहे हैं? जमहूरी निजाम देख लिया, डिक्टेटरशिप देख ली। जमहूरी निज़ाम जिस तरह चेक एंड बैलेंस के साथ चल रहा है, ये अच्छी चीज़ है। सियासतदान पॉजिटिव काम करें, अच्छी चीज़ है। आपने देखा होगा कि शहबाज शरीफ का दौरा हुआ सेकेंडली फौरन, तो वो इस तरीके से आए हैं कि उन्होंने ईरानी सदर के जाने के बाद अपना दौरा रखा है कराची का, ताकि कराची को फोकस कर सकें। बात यहाँ होती है इंफ्रास्ट्रक्चर की, जिस पे वो कह के गए कि तरक्याती मंसूबों पे काम किया जाए, फौरी तौर पे जो देरीना मसाइल है उनको हल किया जाए। तो मैं सवाल करता हूँ शहबाज शरीफ साहब से कि जब आपकी कोलिशन गवर्नमेंट है सिंध हुकूमत के साथ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ, तो आपने मोटरवे बनाया है, आपकी गवर्नमेंट दौर का बना हुआ मोटरवे है,
सेफ है लोगों के लिए, बहुत अच्छी उसके ऊपर ड्राइविंग है, बहुत अच्छा रास्ता है। तो आखिर कराची टू सक्खर ये कब बनेगा? इस सवाल का जवाब कौन देगा? या लोग लुटते रहेंगे इस तरह डाकुओं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब देंगे, अनसिक्योर काम करेंगे? वज़ीर आज़म साहब देंगे, उनका काम है। कोलिशन गवर्नमेंट है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का काम भी है। 150 बसें शहबाज शरीफ ने कहा है ना, देखिए बसें आप कहाँ चलाएंगे? आपका इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ है, पहले उस पर तो काम कर लें। आज आप ठेले हटाने पे मेयर साहब निकल गए, तजावुजात हटाने पे निकल गए कि ट्रैफिक की रवानी मुतासर ना हो। मैं पूछता हूँ कि आपके रोड जो है वो कितनी गाड़ियों के लिए कैलकुलेशन है आपके पास? आप कितनी बसें उतारेंगे? बसें उतारने से आप क्या सहूलत दिखाना चाह रहे हैं? आप पहले इंफ्रास्ट्रक्चर सीधा करें शहर का, शहर के ओवरहेड ब्रिजेस पे काम करें, उनको नए तरीके से बनाएं, डेवलपमेंट और प्लानिंग की तरफ जाएं, और हाईवेज को जो है फोकस करें। हाईवेज हमारी हैं, हमारी हाईवेज टूट फूट का शिकार है। शहबाज शरीफ साहब वफाक की नुमाइंदगी कर रहे हैं, वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, ये उनका काम है सर। देखिए सूबाई खुद मुख्तारी का तो मामला है ना, बिल्कुल है। ये सिंध गवर्नमेंट को सोचना है ना कि हमने हाईवेज का और इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या करना है। पूछ लेते हैं ना, इस वक्त हमें ज्वाइंट KPMLN से आपका ताल्लुक है। सैयद इखलाक हाशमी साहब ने टेलीफोन लाइन पे आ चुके हैं। हाशमी साहब खुश आमदीद कहेंगे शो में। अरे क्या हाल है, ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र। हाशमी साहब, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने 150 बसें सिंध हुकूमत को दी हैं, ऐलान कर दिया है, अब मिल भी जाएंगी। मुझे ये बताइएगा, मरियम नवाज शरीफ साहिबा जब से CM बनी हैं, तनकीद पर तनकीद, हालांकि वो पुलिस का एक वर्चुअल निज़ाम भी लाई हैं, वो रोटियों की चेक एंड बैलेंस भी कर रही हैं, तो वजह क्या है? ये मरियम साहिबा क्यों नहीं पसंद आ रही हैं अवाम को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात सबसे पहले हुई है कि मैं ये मेरे भाई ने बड़ी अच्छी बात की है। आप हमारा देखें, कराची का जो शहर फैसल है ना, वो यानी कि हमारे बड़ी यानी कि रोड चलाती है कराची की, इसी तरह है ना ये। अब हालत ये है कि इस शहर फैसल के ऊपर इंक्रोचमेंट आप देख लें आगे ना, अच्छा फिर आगे जब चले जाते हैं आप कायदाबाद से आगे निकलते हैं ना, यानी कि मलीर से, तो इतनी भरमार है इंक्रोचमेंट की कि आप वहाँ पे चल नहीं सकते, आप रात के टाइम वहाँ खड़े नहीं हो सकते आप। ठीक है। अच्छा वहाँ फिर आगे चले जाएं तो ये टूल प्लाजा तक जो है ना बुरा हाल है इस रोड का। उसके बाद आप दूसरे रोडों पर आ जाए, कोई ऐसा रोड नहीं कराची का जहाँ पर सही तरह से गाड़ी आदमी चला सके या इंक्रोचमेंट नहीं है। मसला ये है कि मेयर साहब को ये देखना चाहिए, बल्कि तमाम DMCs के जो यहाँ जमात इस्लामी के लोग ले लें या पीपल्स पार्टी के हैं या जो भी लोग हैं यहाँ पे ना, हमारे यहाँ हर इलाके में इंक्रोचमेंट मौजूद है। ठीक है। यहाँ तक है कि 150 बसें तो आ जाएंगी, लेकिन वो बसों को कहाँ चलाएंगे? बसें 3 महीने के बाद उनके एक्सल मैक्सल सब तो बेकार हो जाएंगे सारे ना गाड़ियों के। तो पहले तो हमें अपनी सड़कें बनानी है जो बेइंतहा जरूरी है, जिसकी वजह से आलूदगी फैली हुई है पूरे कराची में, मिट्टी उड़ती है, पत्थर गाड़ियों पर लगते हैं, अजीब वो गरीब माहौल बना हुआ है ना कराची का यहाँ पे। पहले नंबर तो ये मैं आपको जवाब, दूसरे नंबर पे आपने कहा मरियम नवाज साहबा का जो आपने बताया है कि पाकिस्तान में काम करने की आदत नहीं किसी को। ठीक है। जब वो काम करने में ये करने वाली आ गई है, एक खातून आ गई है, कभी उनके कपड़ों पे एतराज किया जाता है, कभी उनके किसी चीज पे था, भाई वो कर रही हैं जो आप भी कर लें आगे। हाँ। आप तनकीद करने के बजाय उनका जो काम है आप भी करें काम। सर वो रोटी की प्राइस चेक करने जा रही है, जब आटा ही महंगा होगा तो रोटी तो फिर महंगी होगी ना। नहीं मैं कह रहा, आप जितना भी आटा महंगा हो, लेकिन 16 रुपए की जो रोटी बनती है ना, अब मैं छोटी सी मिसाल दूंगा, 16 रुपए की रोटी के अंदर भी नान बाई को कम से कम 50% प्रॉफिट है। सर 200 ग्राम की रोटी अब 100 की हो गई है। मैं वही बता रहा हूँ ना, मैं वो गलत बता रहे हैं। आप मेरे पास आ जाए यार, आपको कैलकुलेशन करके समझा दूंगा, आप गलत बयान नहीं कर रहे हैं। अच्छा चोर बाजार है। दूसरा देखें, चाय का जो कप है पठान जो देता है, वो मुझे बताएं इस टाइम जो है वो दे रहा है 100 रुपए का, 80 रुपए का, 90 रुपए का, ठीक है? ठीक है। अब उसमें मुझे बताएं, मैं चाय बना के आपको देता हूँ, आप उसमें अखराजात निकाल लें कितने बनते हैं। अच्छा वो अपना गवर्नमेंट की जहाँ जगह इस्तेमाल करता है, गवर्नमेंट की जहाँ सारा कुछ इस्तेमाल के छोटी सी दुकान लेके वो 100 रुपए की चाय बेच रहा है। इसी तरह ये जो नान भाई है, आप मैं सलीम भाई सुबह चले मेरे साथ, रोटी का निकाल लेते कितना खर्चा आता है इसमें। जी सर आप देख लीजिएगा। नहीं सलीम भाई ऐसा नहीं है। मैं आपको कैलकुलेशन बता दूंगा। अच्छा एक मेरा दूसरा सवाल ले लें, सर एक सवाल मैं भी करना चाहूँगा। अच्छा कर ले, पहले आप कर लें। सर ये जब इलेक्शन हो रहे थे ना, तब आपके वादे ये थे कि बिजली सस्ती होगी, गैस सस्ती होगी। एक मिनट से पहले मेरा सवाल मुकम्मल हो जाए सर, मेरे सवाल मुकम्मल हो जाए। और आम अशात जो खुर्द नोश की वो सस्ती होगी, मगर इसकी जगह आप आ गए सड़कों पे जिसमें कमीशन ज्यादा होता है
और उसका बोझ भी आवाम के ऊपर आएगा। तो सर वो आवाम वैसे ही दबी हुई है, आप उसका उनका कौन ख्याल करेगा, उनको कौन टेक केयर करेगा, उनके लिए कौन बेहतरी लाएगा? आप अभी अपने जो आए हुए हैं उनको लुटाने के लिए इनको कहने के सड़कें बनाओ फटाफट, ताकि आधा सड़कों पे लेके आधा कमिश्नरों में जाए। चले देखिए अप्रैल के महीने में 3 रुपए 80 पैसे का जो ना गैस का जो ना आपको कम वो मिला है रिलीफ जो है ना। अब आगे चल के इंशाल्लाह सर ये जो बिजली की नर्क जो बढ़ी है आपकी गवर्नमेंट आने के बाद, और गैस की जो नर्क बढ़ाई थी आपकी गवर्नमेंट आने उसका भी जिक्र कर देना सर। पेट्रोल की जो नर्क बढ़ी है वो 300 के ऊपर पेट्रोल चला गया, उसकी भी जरा जिक्र कर लें यार। IMF का जो एग्रीमेंट है, IMF के पास खड्डे में डाले ना। ईरान के सदर ने तो आपको कह दिया है कि बिजली ले लो मेरे से, गैस ले लो और तेल ले लो। 30 अरब डॉलर का, 30 अरब डॉलर का आपका आ रहा है यार। देखिए 30 अरब डॉलर का आपकी आपके खर्चे हो रहे हैं। चले ले सुन लेते जी जी यार मेरी बात सुने। ईरान के सदर साहब जो आए थे ना, उनका जो 25 साल का जो मुआहदा ना वो खत्म हो रहा, तेल निकालने का, जो पाकिस्तान से तेल निकालते हैं वो। ठीक है। सर तेल तो आपको ऑलरेडी आज से 10 साल पहले समर मुबारक ने बता दिया था कि सर के कोयलों के अंदर ड्रिल करके हम गैस बिजली तेल सब निकाल के दे रहे हैं। आप लोगों ने कहाँ निकाले थे? पूछा आप आपके एहसन इकबाल से और नवाज शरीफ से, उन्होंने क्यों कौम का हक के ऊपर डाका मारा, क्यों नहीं निकालने दिया उनको, क्यों उनके फंड रोक दिए? क्योंकि ये मुल्क तो कौम का है ही नहीं सर। उसी तरफ कर रहे हैं, उसी तरफ जा रहे हैं अभी। अच्छा मुझे हाशमी साहब ये बताइए, कौम का तेल निकालने के बाद उनका मौके लेने दे। अच्छा मुझे बताइए हाशमी साहब, इद्दत के केसेस अभी तक चल रहे हैं इस पर, इमरान खान पर। दीन इस्लाम के खिलाफ है, इस पे मौलवियों से आप फितवा लें और जो जज है उसको जेल में डाला जाए। समझता हूँ मेरी बात में, मैं ये समझता हूँ कि ये इस किस्म के केसेस को बंद करना चाहिए। सियासी लीडरों के खिलाफ इस किस्म के केसेस नहीं होने चाहिए, और बिल्कुल ही नहीं कि मैं कहता हूँ कि अपना जो भी सियासी पार्टी का लीडर उसे रिलीफ देना चाहिए। अच्छा फिर ये कब होगा जब आप तस्लीम कर रहे हैं कि इतने बड़े लीडरों पे ये कचरा ना उछाला जाए? शहबाज शरीफ जाएं जेल में मिले, ठीक है मामला तय कर लें। नहीं, उन्हें इजाजत होनी चाहिए यार। देखें हर आदमी अगर इसी तरह पाकिस्तान का मामला चलते रहे तो हम तरक्की कब करेंगे? हम इसी कुएं में गिरे रहेंगे और इसी कुएं में गिर के मर जाएंगे हम लोग ना। और हमने पहले अपना एक हिस्सा देखा जो पाकिस्तान जो यानी कि हमारे जो एक हिस्सा जो अलहदा हुआ, आज वो तरक्की कर रहा है, अफगानिस्तान तरक्की कर रहा है, सब तरक्की कर रहे हैं, और हम इसी चक्कर में लगे पड़े। हमें और कोई काम ही नहीं है, इन्हीं धंधों में लगे पड़े। पीटीआई वाले धरने दे रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं, आप लोग करने नहीं दे रहे। किन्हें? पीटीआई वालों को कहाँ एहतजाज की इजाजत है? यार मैं तो बड़ी खुली बात कर रहा हूँ कि तमाम सियासतदानों को इकट्ठे बैठना चाहिए और इकट्ठे बैठ के इसका हल निकालना चाहिए, वरना तो कहें शहबाज शरीफ साहब इस्तीफा दें। यार वो बैठ जाए ना वहां पे, अगर इनका कुछ बनेगा तो मुझे बताएं, वो बैठ के बात करे ना सारी है, एक टेबल टॉक करे ना सारी सियासी जमातें बैठ के, जी इस मुल्क के मसाइल का हल क्या है। तो वजीर आजम पाकिस्तान इलेक्शन ताकत का सरचश्मा आवाम, जो भी है देखें, वो तो हमेशा से ताकत का जो चश्मा जो है आवाम ही होती है। लेकिन ये मैं यही कह रहा हूं, तो सिर्फ डायलॉग ही है सर, ये हकीकत में आवाम तो कुछ भी नहीं है यार। सुने अभी आपका अफजल मरवत जो है ना, वो आज वजीर दिफा से मिला, तो अच्छी बात है ना, मिलना मुलाकात करनी वहां पे। हाँ चले ठीक है सर, आज मुलाकात हुई है ना आज। हाँ ठीक है, आगे आपका पॉइंट। बहुत शुक्रिया सैयद इखलाक हाशमी साहब, आपने कीमती वक्त दिया, बहुत शुक्रिया आपका। सैयद सज्जाद अली शाह साहब, बलोच मिसिंग पर्सन, फिर उनका नाम आता है दहशतगर्द जब मारे जाते हैं कहीं, जब उनकी शनाख्त होती है, लाशों को इन्वेस्टिगेट किया जाता है, तो वो मिसिंग पर्सन में नाम आ जाता है उनका। हामिद मीर लिस्टें लेकर आ गए कि यार ये तो नाम मिसिंग पर्सन अदालतों में थे कि ये हमारे गायब हो गए। फिर ये गायब दहशतगर्द तंजीमें उठा के ले गई थी। कौन ले गया था इनको कि वो मुख्तलिफ वाक़ियात में जब मारे जाते हैं दहशतगर्द शनाख्त होती है तो वो नाम वहाँ निकल आते हैं। इसमें जो मैं आपको बताऊं, ईरानी सदर साहब का जो दौरा हुआ है, ये आपको पता है कि इसमें इससे एक दिन पहले जो है वो सूबा सिंध में एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ वज़ीर आला की क़यादत में, और उसमें तमाम हसास इदारों की हाई कमांड भी मौजूद थी। और अभी जो ये दौरा हुआ है, इस दौरे के अंदर जो असल पॉइंट रखा गया है वो यही रखा गया है कि दोनों अतराफ से हम दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ मिल के जद्दोजहद करेंगे। तो उसके पीछे का राज जो मेरी समझ में आया है वो ये है कि ईरान के पास चाबहार, याशक और जो बंदर अब्बास, ये पूरी पट्टी है, ये पूरी बेल्ट है, इसमें से वो लोग वहाँ मौजूद हैं जो यहाँ से स्केप कर गए। स्केप करके वो उन तंजीमों के हाथ में चले गए जो मुल्क दुश्मन लोग जो अपने अज़ाइम पूरा करने के लिए लोगों को इस्तेमाल करते हैं। एक साहब घर से गायब होते हैं और वो किसी भी अलहदगी पसंद जमात का हिस्सा बन जाते हैं,
गायब हो गए ना, मतलब वो चले गए। अब वो ट्रेनिंग ले रहे हैं, कहाँ चले गए? फिर उनके लवाहिकीन इस्लामाबाद में धरना देते हैं और इल्ज़ाम लगाते हैं कि हमारा बंदा रियासत ने गायब किया है। ये ख़तरनाक बात नहीं है? देखिए, आपका इशारा महारंग बलोच की तरफ है जी बिल्कुल। और बड़ा मजमा लेके वो वहाँ पे बैठी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब उनको वहाँ पे नज़र आई हकीकत, तो उन्होंने पीसफुली अपना मजमा जो है वो मुंतशर किया और अपनी बात को लेके वो वापस रवा दवा हो गई। अब मसला यहाँ ये आ रहा है कि देखें, हर मुल्क में कोई ना कोई मामला इस तरीके के होते हैं, लेकिन पाकिस्तान जो है ज़रूरत से ज़्यादा दहशतगर्दी के मामलात में फंस चुका है। और उसकी बेसिकली वजह यह है कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही है, रा की हो, मोसाद की हो, CIA की हो, एक्टिविटीज़ तो हैं। अब दहशतगर्द तंजीमें जो है ना किसी अम्ब्रेला के नीचे जाती हैं। तो लवाहिकीन को तो ये पता ही नहीं है कि वो ट्रेनिंग करने चले गए, उनको क्या समझाया गया, उनकी जहन साजी क्या की गई है, उनको लवाहिकीन को नहीं पता। लवाहिकीन वो कहलाते हैं जो मरने वाले के होते हैं। ये वो लोग हैं जो फैमिली के मेंबर्स हैं, जिंदा आदमी का इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, तो वो जिंदा आदमी के लिए शोर करने भी निकलते हैं, वो मुजाहरा भी कर रहे हैं, वो एहतजाज भी कर रहे हैं। वो गलत नहीं है, क्योंकि उनको पता ही नहीं है। जब उनको मालूम पड़ता है कि यार ये तो वहां थे और ये दहशतगर्दी में, अभी एक साहब जो हलाक हुए हैं दहशतगर्द, उनकी बहन उनको लेने आई थी, तो उन्होंने इकरार किया कि हाँ ये इस तरीके से हुआ था, ये मामलात हुए थे। देखिए, ये चीज़ें छुपने वाली नहीं है, आज टेक्नोलॉजी का दौर है। अब जो बाहमी ताल्लुकात में ये बात तय हुई है, ये मेन फोकस था दोनों हुकूमतों का, पाकिस्तान की भी और ईरान की भी, कि सबसे पहले इस चीज़ को फोकस करना है कि दोनों तरफ से ये मामलात होंगे और ये मिलकर हल करना। आगे आपका पॉइंट सभी भाई, मैं भी इस पे भी कैटेगोरिकली एक पॉइंट दे दूं तो फिर मैं एक कॉल लूँ, दूसरी स्टोरी पे आते हैं। ये क्या हो रहा है वाकई? ये हमारे इससे अभी जान नहीं छूटी, अलहदगी पसंद तंजीमों से लोग गायब हो रहे हैं। एक सवाल तो ये उठता है ना कि जब महारंग बलोच एहतजाज के लिए इस्लामाबाद में आई तो उनके साथ क्या सलूक किया गया? इंतहाई नारवा सलूक रवा रखा गया इनके साथ में। और उसके बाद में सवाल ये उठता है कि उसी वक्त क्यों वो मिसिंग पर्सन दहशतगर्द के तौर पे मारे जाने लगे? सवाल तो ये भी उठता है ना, इससे पहले क्यों नहीं हुआ ये चीज़? ये किनके पास थे, ये तो एक अलग मसला है। मगर उसी वक्त जब वो एहतजाज में आई, उससे पहले वो मिसिंग में थे, उसके बाद वो आके दहशतगर्दी के इल्ज़ाम में मारे जाने लगे। तो ये सवाल ये कि किसके पास थे, कौन उनको इस्तेमाल कर रहा था, कौन ये कर रहा है? इसके ऊपर तो मुकम्मल जामा तहकीकात होनी चाहिए और ये मसले को हल होना चाहिए। महारंग बलोच साहब हकीकत जान के नहीं, उन्होंने बलूचिस्तान में जाके भी एहतजाज किया और उन्होंने बता दिया कि इस्लामाबाद में इनके साथ क्या सलूक किया गया है, जो कि नहीं होना चाहिए था। और ये नफरतें पैदा होती हैं और ये नफरतें पैदा करने में हमारा ही लोग किरदार अदा करते हैं। अगर वो वहाँ पे आती पुरअमन एहतजाज कर रही थी और उसको मसले को पुरअमन तौर पे हल करने की जानिब जाते, तो वही लोग जो है वो हमारे लिए फ़ायदेमंद साबित होते हैं। जो क्या एहतजाज पे आए हुए, यही लोग हमारे लिए फ़ायदेमंद साबित होते हैं। मगर इनके साथ इस तरह का सलूक रवा रखा गया कि वो और नफरत लेके गए हैं यहाँ से। ये नहीं होना चाहिए था। और ये इस तरह के भाई वो नफरत ही करते हैं तो जाके अलहदगी पसंद तंजीमों में मिल रहे हैं ना, वो कौन से हमारे सगे भाई हैं? मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ सर, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ जो जिनकी बात आप करो। मैं उनकी बात कर रहा हूँ। देखिए, मेरे साथ मिसाल के तौर पे मेरे साथ जाती होती है, ये साजिद भाई करते मेरे साथ जाती हूँ, मैं जाता हूँ उनके पास, हाजी साहब के पास। तो फिर हाजी साहब भी अगर मेरे को गुस्सा करके गेट आउट कर देंगे तो मैं क्या पैगाम लेके जाऊंगा? मैं इसमें दोनों एक जैसे ही है। मैं तो ये पैगाम लेके जाऊंगा, मैं तो चला जाऊंगा यहाँ से, यही पैगाम लेके जाऊंगा। तो इससे नफरतें बढ़ती हैं। नफरतें बढ़ाने से काम नहीं चलता, मोहब्बतों से काम आगे बढ़ते हैं और मोहब्बतों से ये मसले हल होंगे। और ये जो दहशतगर्द बना रहे हैं वो भी बाहर के नहीं है, बनाने वाले भी हमारे ही हैं, जिन्होंने इनके हुकूक के ऊपर डाका मारा हुआ है। आप देख लें कि वहीं से गैस निकलती थी, उनको गैस नहीं दी जाती थी, और वहां पे पेट्रोल मौजूद है, वहां पे मादनियात मौजूद है, वो निकाली जा रही है वहां से, और उनके वहां के कौम जो है वो बदहाल हुई है। आखिर कौन उसका जिम्मेदार है? पूछ लेते हैं, कौन इनकी मादनियात को लूट रहा है, जिसका जवाब नहीं है। कॉल पे आ चुके हैं इस वक्त अजीज आवान साहब, आप चीफ ऑर्गेनाइजर हैं एक्समैन सर्विस सोसाइटी के। खुश आमदीद कहेंगे सर शो में। जी शुक्रिया सर। सर ये पहले हमने बहुत देखे कि एहतजाज किए जाते थे इस्लामाबाद में, महारंग बलोच इल्ज़ाम लगाती थी रियासत पर, लेकिन वो लोग निकल रहे हैं दहशतगर्द तंजीमों में। फिर वो जो बलोच नौजवान हैं वो कलदम तंजीमें भी ज्वाइन करते हैं और फिर इल्ज़ाम लगता है रियासत पर, अदालतों में केसेस चल रहे हैं। तो रियासत क्या सोच रही है, रियासत क्या फैसला करेगी?
देखिए, रियासत में पहले फैसला करने से पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि आप ये देखें कि इन लोगों को अब शर्म आनी चाहिए कि जो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में केस किया हुआ है मिसिंग पर्सन का, और जिसके ऊपर ये एहतजाज कर रहे हैं। अभी परसों जो 12 दहशतगर्द मारे गए हैं, वो 12 के 12 लोग जो हैं वो मिसिंग पर्सन में शामिल हैं। और इन्होंने एक अरसे से तहरीक पाकिस्तानी अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ चलाई हुई है, पाकिस्तान के इंटेलिजेंस अदारों के खिलाफ चलाई हुई है, और ये किसी चीज को देखे समझे बगैर ही इन्होंने रियासत पे इल्जाम लगाया हुआ है। अब इनसे पूछें कि ये जो 12 लोग मारे गए हैं ये दहशतगर्द थे, इनका नाम मिसिंग पर्सन में है, ये किन लोगों ने इनका नाम लिखवाया था, किन के पास से, कहाँ ये अहकामात लेते थे, कहाँ ये ट्रेनिंग करते थे। इसी तरह ही बाकी मिसिंग पर्सन जो हैं वो भी आपके सामने हैं कि ये सब लोग जो हैं वो किसी ना किसी तंजीम के साथ बैठे हुए हैं और वहां बैठ के डबल गेम करते हैं कि एक तो ये मुल्क के दुश्मन है, ये दहशतगर्दों के साथ मिल के मुल्क के खिलाफ दहशतगर्दी की कार्रवाइयां करते हैं, और दूसरी तरफ इनके जो ऊपर बैठे हुए हैं पैसा लेके दुश्मन के एजेंडे पे काम करने वाले, वो इनको मिसिंग पर्सन में रखवा देते हैं, वो इस्लामाबाद आ जाते हैं। आज आपने, सॉरी फॉर इंटरप्ट, आज आपने अदलिया के रिमार्क्स नहीं सुने। उन्होंने कहा है कि पुलिस का तो चेक एंड बैलेंस हम लोग कर लेते हैं, लेकिन इंटेलिजेंस इदारों का चेक एंड बैलेंस कौन करेगा? नहीं, वो अदलिया भी गलत कह रही है जी। अदलिया जो है, मैं आपको बताऊं कि अदलिया जो है वो भी इस वक्त वो पॉलिसी नहीं दे रही जो देनी चाहिए। अदलिया को भी देखना चाहिए, अदलिया भी देखे ना, अदलिया ने ही फैसला किया है ना। अदलिया के पास ये लिस्टें हैं ना मिसिंग पर्सन की। अब अदलिया भी इस पे जवाब तलब करे कि ये जो 12 लोग दहशतगर्द मारे गए हैं इनका नाम मिसिंग पर्सन ने किन्होंने लिखवाया हुआ था, और अदलिया जो है वो हर किसी से जवाब ले लेती है। कराची में इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी जब चीफ जस्टिस थे तो एक वाकया हुआ था तो उन्होंने टीजी रेजर को मुअत्तल कर दिया था। ये ऐसा नहीं है। अगर बाजवा साहब की मुद्दत मुलाजम का तस्दीक है तो वो भी सुप्रीम कोर्ट में गया, अदलिया के पास गया। अदलिया सिर्फ आंखें उस वक्त बंद करती है जब उनके अपने ऊपर कोई बात आ जाती है। जब वो देखते हैं दूसरी तरफ बात जाती है तो उस वक्त वो कह देते हैं हम इंटेलिजेंस अदारों के मतलब या फौज पाकिस्तान के मतलब बेबस है, ऐसी बात नहीं है। वो भी मुनाफिकत से काम लेते हैं। आप पे भी ना कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग जाए, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं एक मुद्दत पाकिस्तानी हूं और मैंने वो कहना जो सच है। अच्छा, तो ये तौहीन अदालत के ज़मरे में नहीं आता? अजीज साहब, एक सवाल ये उठता है कि ये सारे के सारे मारे क्यों जाते हैं, पकड़े क्यों नहीं जाते? सारे के सारे मार दिए जाते हैं। जब देखो इतने दहशतगर्द मार दिए, जब देखो इतने दहशतगर्द मार दिए, तहकीकात क्यों नहीं होती है? लड़ाई क्यों जारी रखी जा रही है? किसके कहने पे लड़ाई जारी रखी गई है? कौन पैसे ले रहा है इस लड़ाई का जारी रखने के? क्यों तहकीकात प्रॉपर तरीके से नहीं हो रही है? जब देखो दहशतगर्द मार दिए, जब देखो दहशतगर्द मार दिए, भाई पकड़े क्यों नहीं जा रहे हैं? और क्यों इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही? कहां के ठिकाने? इतने लाखों की फौज है, इतने लाखों की एजेंसियां हमारे अफराद है, क्या वो एक चंद हजार की तंजीम को नहीं कंट्रोल कर सकते? देखिए, पकड़े भी जा रहे हैं और मैं आपको बताऊं मारे भी जा रहे हैं, पकड़े भी जा रहे हैं। उन लोग, हमारे लोग भी शहीद हो रहे, देखिए हमारे लोग भी शहीद हो रहे हैं। और दूसरी बात ये है, मैं तो आज भी मुतालबा करता हूं कि आप एक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल बनवा लें सुप्रीम कोर्ट में, और वो ये फैसला करे, वो फैसला करे और उस फैसले में सारे आए और बैठे और सबसे पूछ लें आप कि ये दहशतगर्द क्यों मारे जा रहे हैं और कौन बचे हुए तो कहाँ है, कहाँ नहीं है। जवान भी जो इसमें शहीद हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं अननेसेसरी की जंग में? एक गैर जंग जो दोनों तरफ के हमारे बंदे, वो भी हमारे हैं, ये भी हमारे, दोनों तरफ के हमारे गैर जरूरी जंग के अंदर, गैर जरूरी दहशतगर्दी के अंदर में हमारे लोग क्यों उस तरह मजबूर हो रहे हैं और क्यों उस तरह मर रहे हैं? जी, आपने बड़ी अच्छी बात की कि जुडिशल कमीशन बनना चाहिए, आपने बड़ी प्यारी बात की जी, बनना चाहिए और इसमें ऊपर तहकीकात हो जाए। देखिए, हम नहीं चाहते किसी का भी कोई नजायज मरे। और दूसरी बात ये है कि हमने अपने मुल्क की इंटेलिजेंस अदारों को और फौज पाकिस्तान को सपोर्ट हम इसलिए करते हैं कि वो मुल्क के खिलाफ जो जैसे गति की जंग शुरू है उसमें अपनी जानों का नजराना रोज पेश कर रहे हैं और रोज शहादतें हो रही हैं। इसमें अगर किसी और के साथ भी कोई ज्यादती होती है तो हम तो खुले का हम कहते हैं कि उसके जिम्मेदार है ना, जो गैर मुमालिक में हजारों अरब डॉलर लूट के बैठे हुए हैं, जिन्होंने मुल्क को खुशहाल होने नहीं दिया, जिन्होंने मुल्क को बदहाली की तरफ धकेला हुआ है। दहशतगर्दों के लिए आसान अर्ब है ना। आपको याद होगा जनरल मुशर्रफ के दौर में 15 साल का बच्चा खुद को शिमलावर के तौर पे पकड़ा गया था, तो एक जनरल साहब को तजस्सुस हुआ और वो जेल में मिलने से गए तो बोला सिर्फ 500 रुपए के लिए मैंने खुद को जैकेट खरीदी थी, मेरे छोटे भाई बहन जो है वो भूखे थे जी। तो इस तरह की नौबत आने वाले हुक्मरानों को भी तो सजाएं मिलनी चाहिए जिन्होंने मुल्क को इस नहज पर पहुंचा दिया है। जी, कंटिन्यू कीजिएगा। देखिए, ये बात बिल्कुल आपकी दुरुस्त है। मैं भी यही चाहता हूं कि देखें, हम तो ये चाहते हैं कि हमारे मुल्क से दहशतगर्दी खत्म होनी चाहिए,
किसी के साथ बेइंसाफी नहीं होनी चाहिए, ना किसी को नजायज मरना चाहिए। लेकिन एक तरफ हम अगर दिन रात इस बात पे हम जोर देंगे कि नहीं जी हमारे इंटेलिजेंस अदारे बंदों को अगवा कर रहे हैं, ये मिसिंग पर्सन सारे उनके पास हैं, अफवाज पाकिस्तान ये करवा रही है, ये नामुनासिब बातें हैं। हमने अपने मुल्क को मजबूत करके लिए हमें अपनी फौज की जरूरत है, हमें अपने इंटेलिजेंस अदारों की जरूरत है। जब तक ये मजबूत नहीं होंगे उस वक्त तक हम मजबूत नहीं हो सकते। पूरी दुनिया के अंदर आप देखें कि जहां की फौज मजबूत है, इंटेलिजेंस अदारे मजबूत हैं, वही मुल्क महफूज है। तो हमने भी अपने आप को मजबूत करने के लिए, महफूज बनाने के लिए, दहशतगर्दी खत्म करने के लिए अपने इदारों का साथ देना है, अफवाज पाकिस्तान का साथ देना है। और दूसरी तरफ ये है कि हमने ये भी मुतालबा करना है कि ये जो लोग हैं ये कहां से आ रहे हैं और इनको इतनी खुली छुट्टी जो मिली हुई है इसमें कितने परसेंट ये सच्चाई है कि ये गैर बॉर्डर पार से आते हैं या यहाँ ही तरबियत हासिल करते हैं। और उन तंजीमों को बेनकाब करना चाहिए कि जो खुद अजीज आवाज साहब बॉर्डर पार से कैसे आएंगे? वहां तो फेंस लगी हुई, हमारे जवान खड़े हैं। नहीं जी, वहां से वहां यहाँ के दुश्मन में और वहां के दुश्मन में कोई फर्क नहीं है। यहाँ दुश्मन जो है ना वो आपस में मिलके, उनके लिए बॉर्डर क्रॉसिंग भी कोई मसला नहीं होती, उनके लिए बंदों को तैयार करना भी कोई मसला, ये ऐसी चीजें नहीं है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि इस वक्त जो आपका अंदरूनी दुश्मन है वो उससे बचने की जरूरत है। वो आपके लिए बड़े खतरात पैदा कर रहा है, वो आपके लिए दहशतगर्दी कर रहा है, वो आपकी अफवाज को बदनाम कर रहा है, वो आपके इंटेलिजेंस अदारों को बदनाम कर रहा है। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। हमने अपने मुल्क की कदम को करनी है और अपने इदारों का साथ दे, अपने इदारों के खिलाफ नहीं बोलना, हमने अपने इदारों को गलत नहीं कहना, इसलिए कि हमारे इदारे गलत नहीं है। आप देखें ना कि ये 12 लोगों ने ही पूरी इंटेलिजेंस के इदारों के ऊपर जो इल्जामात थे उससे सफाया कर दिया है कि आप देखें कि सुप्रीम कोर्ट तक में जो लिस्टें मौजूद हैं उसमें ये 12 लोगों के मिसिंग पर्सन में नाम है। ठीक है, नहीं होना चाहिए, बड़े अफसोस की बात है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का अजीज आवार साहब। अजीज भाई थोड़ा सा 1 मिनट होल्ड कीजिएगा जी। देखिए ना अजीज भाई, ये आप नोट करें, आपने बड़ी अच्छी बातें की और ये चीजें नहीं होनी चाहिए हमारे इदारों को, मगर हमारे इदारों के खिलाफ जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं, हमारे इदारों में जो नीचे लेवल के हमारे सिपाही रोजाना शहादतें दे रहे हैं और हमारे जो है वो दूसरे हमारे ही मुसलमान बच्चे जो बलूचिस्तान के रहने वाले हैं, दीगर इलाकों में बागी बन रहे हैं, तो इसकी असल वजह तो वही है जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले अर्ज की कि जो हमारे इदारों में ही मौजूद जो बड़ी बड़ी सीटों पे बैठे हुए जिन्होंने अपने अरबों डॉलर जो है बैरूनी ममालिक में जमा किए हुए हैं, मुल्क की दौलत लूटी हुई है। और वो इंटरनेशनल माफिया, वो इंटरनेशनल माफिया जो उन्होंने पैसों को तहफ़्फ़ुज़ दिया हुआ है, वही तो ये सब कुछ फसादात करवा रहे हैं ना, जिन्होंने इनके पैसों के तहफ़्फ़ुज़ दिया हुआ है और उनके जरिए ये सारा खेल रचा रहे हैं ये लोग। जी, मैं आपकी बात की तईद करता हूं जी कि यहाँ पे जो कोई भी किसी को एहतसाब से नहीं बचना चाहिए। यहाँ का एहतसाब का निज़ाम इतना मजबूत होना चाहिए कि जो कोई भी इस मुल्क को ना लूटे और ना ही इस मुल्क के पैसे लेके भागे, और इतना सख्त किस्म का हमारा एक एहतसाब होना चाहिए कि उसमें से गुजर ये बड़ा अफसोस और दुख की बात है कि हर इदारे में जो भी बड़े ओहदे पे उसने बैरूनी ममालिक में प्रॉपर्टियां बनाई हुई और बैरूनी ममालिक में अकाउंट खोले हुए, चाहे मामूली सा DIG हो, चाहे IG हो, चाहे जनरल हो, चाहे कोई भी हो। आप देखिए सबके बैरूनी, चाहे हमारा जज हो, चाहे हमारे सियासतदान हो, सबके बैरूनी ममालिक में प्रॉपर्टियां और ये खोले हुए। इधर हमारे लोग, हमारे जो आम सिपाही और हमारे जो दीगर जो है आम नौजवान जो इनके खिलाफ जो कोई जैसे PTI जब कहीं अगर कोई एहतियात करती है पुरअमन नहते होके तो उसके ऊपर भी तशद्दुद और डंडे और गोलियां मारी जाती हैं। इस तरह के वाकयात सब मुल्क के अंदर नफरत को पैदा करने वालों को पे कंट्रोल होना चाहिए, नफरत को घटाना चाहिए। बिल्कुल 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 सर, मैं आपकी बात से मुकम्मल इत्तेफाक करता हूँ और ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन एक चीज मैं लास्ट आपको ये कहूँ कि हमारे मुल्क में एक लंबी फहरिस्त है शुहदा की फैमिलियों की, और वो भी बेचारे इस बात के मुंतजर हैं कि उनको भी इंसाफ मिले। और जब ऐसे वाकयात होते हैं कि एक तरह बताया जाता है कि इंटेलिजेंस अदारों ने लोगों को उठाया हुआ है, मिसिंग पर्सन है, दूसरी तरफ जब इस तरह के लोग बेनकाब होते हैं कि जिनके चेहरे बेनकाब होते हैं कि ये तो दहशतगर्द थे, तो उसके बाद वही आप ऐसा करें अजीज साहब, आप कॉल पे रहे, हमारी लास्ट स्टोरी है, इस पे मैं आपसे टेक चाहूंगा, आप कॉल पे रहिएगा। सर, कच्चे के डाकू सर इतने बहादुर हैं कि वो शहरों में आते हैं दिन दिहाड़े, पुलिस वाले भी अगवा। जब कच्चे के डाकुओं को पक्के के डाकुओं का तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा तो फिर ये चीजें होनी है। ये फिर वही बात आ जाती है जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कही थी, जब हमारा हुक्मरान तबका लूट मार में लगा होगा, जब हमारा तो हुक्मरान तबका इलेक्शन में धांधली करके
जो जीतने की कोशिशें करते हैं, जीतते हैं, तो आपको पता है वो इन्हीं कच्चे के और पक्के के डाकुओं को मिला के पकड़ते हैं। वो ये स्ट्रीट क्राइम को और जराइम पेशा नासिर को अपने साथ मिला के ये काम करते हैं। तो फिर बाद में आपका हमारा ख्याल नहीं करते, आम पब्लिक का ख्याल नहीं करते, वो इन्हीं डाकुओं का, इन्हीं स्ट्रीट क्राइम करने वालों का, इन्हीं मंशियात बेचने वालों का ख्याल करते हैं, क्योंकि उन्होंने इनको जितवाया होता है। आवाम को तो उन्होंने गाजर मूली की तरह रखा हुआ है, ऑपरेशन आम आवाम का खून निचोड़ के ये लूट रहे होते हैं। सिंध हुकूमत ने मुतादिद ऑपरेशन कच्चे में किए, लेकिन कुछ लोग मारे जाते हैं, फिर वो कहते हैं जी अब पीस हो गया है, फिर अचानक सर ये आ ये जाते सिर्फ हैं। नोरा कुश्ती होती है और कुछ भी नहीं होती। अच्छा, ये सिर्फ नोरा कुश्ती होती चले शाह साहब, ये कच्चे के डाकू, आप चूंकि निजी टीवी के ब्यूरो चीफ हैं, ये क्यों नहीं खत्म होते? ये इतने ताकतवर हैं। आज घोटकी में और शिकारपुर है। सर डाकुओं की पैदावार खत्म करने का बंदोबस्त क्यों नहीं किया जाता है? क्यों कौम को बदहाल किया हुआ? क्यों कौम को खुशहाल कहने? तो खुद ब खुद खत्म हो जाएंगे। कच्चे के डाकू, जो स्ट्रीट कैमर, चोर, डकैत, ये खुद ब खुद खत्म हो ठीक जाएंगे। है शाह साहब, पुलिस वाले भी 2 अगवा करके ले गए, एक पुलिस वाला शहीद हो एक गया। एहलकार हमारा शहीद है और 2 जो है लोग अगवा हुए हैं बताएं। आज की तारीख में। एक डाकू जो है वो मारा हलाक गया। हुआ है, मारा हाँ। गया। अच्छा, मामला ये है कि तारीख में पहली दफा जो है कच्चे के डाकुओं के खिलाफ बड़ा स्ट्रॉन्ग ऑपरेशन जो है वो शुरू किया गया है, और इसमें नुकसान जरूर हो रहा है, एहलकार शहीद जरूर हो रहे हैं, लेकिन ये पाए तकमील को पहुंचेगा। आपके सामने है कि परसों या नरसों की बात है कि जैकबाबाद की जो गाड़ी पकड़ी गई, मुशीर साहब ने इस्तीफा दिया, बिल्कुल, और कितना वेपन बरामद हुआ, ये बात बिल्कुल मैं इससे डिनाई नहीं करूंगा। और एक प्रोग्राम में हम कह चुके हैं बाबल खान कि इनको सपोर्ट है, इनको सपोर्ट है, इनको आशीर्वाद मिल रहा है, इनको जागीरदार वडेरे और जो सियासी लोग हैं वो सपोर्ट दे रहे हैं। लेकिन अब चूंकि ये एहतसाबी अमल इस मामले में बड़ा शुरू हो गया है, देखिए हम रो रहे हैं मिसिंग पर्सन को। एक सर वो कहते हैं ना आर्मी का एक विंग बस उतरे कच्चे में सफाया। मसला देखें साजिद, ये तो आप मुस्तफा कमाल वफाक वाली बात कर रहे हैं। असेंबली उन्होंने इजाजत भी दे, एक बात की कि फौज को बुलाएं। वजीर आजम साहब बोले जाए यार, ये जरा मुझे ये आपको पट्टी पता है- क्लियर करके दें। नहीं, आपको पता है कि कराची में 35 साला होल्ड को सिर्फ रेंजर्स ने खत्म किया, फौज नहीं उतरी। चले रेंज है, ठीक है। अब ये जो छोटा सा कच्चे का मामला चल रहा है, जिसमें इसमें रेंजर भी है। जगह जगह लोग बैठे, रेंजर्स हमारी बड़े एफर्ट्स कर रही है, और रेंजर्स के पास बड़ा टैलेंट है, बिल्कुल उनको फ्री ऐसे ही। हैंड है। हाँ। उन्होंने दरियाए सिंध के अतराफ में चौकियां बना दी हैं। बिल्कुल बना ये दी हैं। ट्रांजैक्शन वहां से चल रही थी, वो लॉक कर दी है। मैं अब तो विजिट उनके करके आ हाथ से गया जो हूं, लग सर। रहा है। अब मसला ये जो मैंने पहले बात की थी वो मैं दोबारा कर रहा हूँ। हुकूमत सिंध सबसे पहले मोटरवे जो है हमारा, उसी की शक्ल कराची टू सक्खर तक करे, उसे जोड़े। सबसे पहले मुसाफिरों को महफूज किया जाए जो उस रागुदर से गुजरते हैं और शिकार हो जाते हैं। बताएं। वो आपने स्पीड उसका तो ब्रेकर फंड ही खा गए। और वो उसका तो स्पीड फंड ही पूरा खा गए। टूटी फूटी सड़क जहाँ गाड़ी रुकना जरूरी है। भाई आप कहाँ से अनसिक्योर होना शुरू होते हैं? आपको सब पता है, आप रोज जाते हैं। हाँ बिल्कुल सही है, हमारा वो रोड हमारा इस काबिल है ही नहीं कि हम सेफली वहाँ ड्राइविंग कर लें। चले शायद से पूछ लेते हैं। अजीज अमर साहब, गालबन आप लाइन पर हैं, मुझे इसमें भी टेक दिएगा, चूंकि ये आपका टॉपिक तो नहीं है, लेकिन चूंकि आप इस्लामाबाद में बैठे हैं, सारी चीज़ों पर आपकी नज़र है। ये सिंध में और पंजाब के कुछ इलाकों में जो रूरल एरियाज हैं, वहां पर ये डाकू खत्म ही नहीं होके दे रहे, पुलिस वालों को मार के, पुलिस वालों को अगवा करके चले जाते हैं। नहीं देखिए, ये बड़ा पुराना वाकया, ये आज का नहीं है, और बड़ी गवर्नमेंटों ने कोशिश की, कुछ ने संजीदा हो गए, कुछ ने गैर संजीदगी का मुजाहरा किया होगा, लेकिन मैं समझता हूं कि आजकल के हालात ऐसे हैं कि सिंध गवर्नमेंट, पंजाब गवर्नमेंट न्याय संजीदगी से रेंजर साथ में शामिल है, इस पे दिन रात काम हो रहा है, और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि चंद दिनों में ना आपको इसकी बड़ी अच्छी पेशरफ्त नजर आएगी। अब वो बातें नहीं होंगी कि इसको दाएं बाएं छोड़ा जाए, अब ये छोड़ने वाला नहीं है, बहुत बड़े बड़ों की भी नजरें इसके ऊपर हैं, और ये मामला जल्दी आपको सॉल्व होता नजर आएगा। एक और बात मैं आपको ऐड करूं, वो इतने ताकतवर हैं, जब हमने विजिट किया तो वहां पर कुछ फ्लाईओवर्स बनाए जा रहे हैं, हुकूमत वक्त बना रही है, सड़कें बना रही है, तो वो उन इंजीनियर्स को काम तक नहीं करने देते। बस उसकी चंद एक वजूहात थी जो खत्म हो गई हैं। अच्छा। वो बयान करनी नहीं मैं चाहता, इसलिए कि उससे फिर तलखी होगी, लेकिन ये है कि इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि इसमें आपको बहुत अच्छी पेशरफ्त नजर आएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का, अजीज अवान अल्लाह साहब ने करे। मौक़िफ़ दिया। सईद रिजवानी साहब, बानी आज भी अंदर है, आज भी उसी मौक़िफ़ पर है, पार्टी आपकी एहतजाजी तहरीक की कॉल दे चुकी है, तो वो जो ताबड़तोड़ एहतजाज जो PTI किया करती थी माजी में, उनका एहतजाज फेमस था कि वो बैठ जाते थे, कमज़ोर हो गई है पार्टी? सर पार्टी कितनी मजबूत है वो 8 फेब को पार्टी ने साबित कर दिया।
कि 8 फेब का रिजल्ट ही चेंज करके इनको 9 फेब को जारी करना पड़ा। नहीं, सड़कों पे नहीं निकलते आप? पार्टी सर सड़कों पे आप ये देखें अच्छे खासे लोग निकलते हैं, अच्छा, ऐसे नहीं कि नहीं निकलते, हजारों की तादाद में लोग निकलते हैं, मगर ये तादाद लाखों में होनी चाहिए। अच्छा जी बिल्कुल। कब होगी और इस वजह से नहीं निकल रहे वो लाखों में कि यहाँ पे जो जालिम और जाबिर लोग हैं, हाँ। जो पुरअमन एहतजाज करने वालों के ऊपर दहशतगर्दी के पर्चे काटते हैं और दीगर तरह के जुल्म सितम ढाते हैं, उनके घरों में घुस के तोड़फोड़ करते हैं। इस वजह से जो है बहुत से जो पुरअमन हमारे फैमिलीज जो निकल के एहतजाज कर रही होती थी वो भी बेचारियाँ वो फैमिलीज भी नहीं आती। इसी वजह से नहीं आती कि इनको पता है कि यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं है। यहाँ जज अदालतों में 3-3 महीने तक 2-2 महीने तक इनके केस तक नहीं सुनते दहशतगर्दी अदालतों में। बताएं। इस तरीके के सर फाशिस्ट हुकूमत मौजूद है। इंसाफ नाम की कोई चीज नहीं है। आपके सामने है कि इंसाफ नाम की कोई चीज नहीं है। जजेस हाई कोर्ट के जो है वो भी इंसाफ मांगते फिर रहे हैं, उनको भी इंसाफ नहीं दिया गया। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है उनको इंसाफ देने के बजाय पूरा एक कमीशन कायम करने के बजाय वो वजीर आजम के पास गया जिसके खिलाफ कंप्लेन है, क्योंकि इदारे तो उसी के अंदर में आते हैं ना। और एक रुकनी रिटायर्ड जज को दे रहे हैं कमीशन बनाने के लिए। क्या तसद्दुक गिलानी क्या नाम था इनका है। तो इस तरीके के सर जो गैर संजीदा कोशिशें होंगी इंसाफ के निज़ाम को कायम किए बगैर न कोई मुल्क आगे जा सकता है न जाएगा। ये चीजें दीन इस्लाम की बुनियाद को हम छोड़ चुके हैं। दीन इस्लाम की बुनियाद इंसाफ है, उसको हम छोड़ चुके हैं। जब तक हम उस पर नहीं आएंगे हम कभी आगे नहीं जा सकते। 28 को कराची में जलसा आप लोग कर रहे थे, खत्म? सर उन्होंने अभी तक परमिशन नहीं दी है। अच्छा। और जो है वो इस वजह से हो सकता है कि कोर्ट में डाला हुआ है इन्होंने, कोर्ट में डाला हुआ। आज 26 तारीख को आज 26 तारीख को उन्होंने दिया था। अब आज का क्या रिजल्ट आया मेरे इल्म में नहीं है, मैं अपनी मसलियत की वजह से जान नहीं सका। पार्टी में अंदर तैयारियां चल रही हैं? बिल्कुल पार्टी की तैयार है, हर वक्त तैयार है। एक विदिन 1 आवर्स पे तैयार है। अच्छा, 1 घंटे के अंदर जलसा करेंगे आप लोग? नोटिस पे पार्टी हर तरह का बड़े से बड़ा जलसा कर सकती है। हमें कम से कम 5 दिन तो चाहिए। 2 दिन में अगर फैसला आ जाता है तो हम नहीं चल पाएंगे, इसीलिए डेट हमने आगे की रखी है। तो बयान है अली मादिल। तो सही है, उन्होंने गलत बयान नहीं दिया। अगर भरपूर तरीके से अगर कोई भी बड़ा जलसा करना है उसके लिए तो जितनी मार्केटिंग की जाएगी, जितना लोगों को अवेयरनेस दी जाएगी उतने ज्यादा आएंगे। तो उसमें उनकी बात गलत तो नहीं है, मगर इसका ये मतलब नहीं जो मैं बात कर रहा हूँ वो गलत हो गई। पार्टी 1 घंटे के नोटिस पे भी जलसा कर सकती है। अगर आ जाए आप चैलेंज रख लें, हर पार्टी 1-1 घंटे के नोटिस के ऊपर अपने अपने जलसे करे तो आपको पता पड़ जाएगी किस पार्टी में पावर है। सैकड़ों खवातीन इनके जलसों में हुआ करती थी। सर जब खवातीन को डंडे मारे जाएंगे, जब खवातीन को टांगों से पकड़ के मोबाइलों में फेंका जाएगा, जब खवातीन से बदतमीजी की जाएगी, जब खवातीन के साथ ये सुलूक रवा रखा जाएगा तो क्या खवातीन की हमदर्दियां खत्म नहीं हो जाती? इसका मतलब ये नहीं है खवातीन की हमदर्दियां, खवातीन की नफरत और बढ़ती है इनसे। खवातीन की नफरत और बढ़ती है उन लोगों से जिन्होंने इनके साथ ये सुलूक किया है। जिन्होंने खवातीन के साथ ये सुलूक किया, खवातीन की नफरत और बढ़ती है इनके। उसका मतलब ये जरूर हुआ कि वो पीछे हट गई है, नहीं निकल रही है, मगर इसका ये मतलब नहीं है कि वो पार्टी छोड़ के चली गई और मजबूत हो गई है पार्टी के साथ। बिल्कुल 100% अब वो मजबूत हो गई है पार्टी। और आप कह रहे हैं कि पार्टी कराची पार्टी के साथ वो खवातीन लॉयल है, बिल्कुल अटल है। अभी जो रिसेंटली लास्ट कॉल थी इनकी, फ्रेश कॉल थी, उसमें खवातीन ने एतराज उठाया है कि हमें सूबाई क़यादत पे एतमाद नहीं है, हम नहीं निकलेंगे और हम नहीं आ रहे रैली के अंदर। ये पूरा स्टेटमेंट सेफ है मेरे पास। अच्छा, सेफ है। आज की एहतजाज के ऊपर किसी ने कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की, किसी ने कोई डंडा सोटा नहीं चलाया, लेकिन इज्तिमा बहुत छोटा था, वो औरतें कितने लोग थे वहाँ? मुश्किल से मेरे अपनी मेरे पास तमाम तस्वीर से 50 खवातीन भी नजर नहीं आ रही थी मुझे इज्तिमाई तौर पर। वहाँ पे सैकड़ों खवातीन मौजूद थी, 50 कह रहे हैं। और जो बयान जो बता रहे हैं मौजूद, मेरा रिपोर्टर ये जो बयान बता रहे हैं तो नाम भी लेते किसने बयान दिया। अब सुने, अब किसने बयान दिया आज का किस हवाले से जो आप कह रहे हैं कि खवातीन ने कहा है कि सूबाई हुकूमत? हाँ जी, लास्ट मूवमेंट में यही हुआ। सूबाई क़यादत की बात हो रही, हुकूमत की नहीं, क़यादत के ऊपर बात हो रही है। और क़यादत पे मैं भी कहता हूँ वो खातून रहनुमा का नाम क्या था? वो खातून, वो इज्तिमाई एक बयान आया था और पीटीआई की जानिब से आया था, उनकी खवातीन का था। वो मेरे पास कहीं सेफ है। अच्छा, मैं शेयर कर दूंगा आप लोगों को। और अभी भी आज मैंने देखा कि खवातीन की तादाद नहीं थी। देखिए पार्टी का शिराजा बिखर चुका। वो इसलिए बिखरा कैसे जो नारवा शुरू किया था, इसके बारे में भी तबसरा लेना है इनसे। नहीं, आपको इसके बारे में भी तबसरा लेना है। आपको बता रहा हूँ शिराजा बिखरने की जो वजह है पार्टी का, वो ये है कि इमरान खान जो इनके बानी है, वो जब अडियाला पहुंच गए तो बाहर जो है सही लोगों के हाथ में भागदौड़ नहीं आई। अच्छा। कराची की कमांड पे शुरू से मैं 2 खत लिख चुका हूँ इमरान खान को जब दौरे हुकूमत में थे। खातून
रहनुमाओं के साथ जो नारवा सलूक पीटीआई जिसका जिक्र करेंगे। देखें जो साबिका पीछे जो हुआ, हाँ। मैं उस पर अब लंबी बहस में नहीं जा रहा। अच्छा, 9 मई कौन किस में 9 मई के हवाले से बहुत सी चीजें ब्लैक एंड व्हाइट पे आ रही हैं। 20 लोगों को छोड़ा भी, यही लोग खुद भी कोर्ट में खड़े हुए हैं जो कह रहे हैं कि सिविल ट्रायल किया जाए, सिविलियन का सिविल ट्रायल किया जाए। तो कोर्ट के मामले में तो मैं नहीं बोलूंगा। एक बहुत अहम है, मेरे पास आखिरी के चंद मिनट हैं। जी जी 9 मई करीब आ रहा है, 1 साल उस वाक़े को होने जा रहा है, तो योम स्याह मनाएंगे? ये कौम मनाएगी, कोई और मनाए ना मनाए, इस कौम को बड़ा दुख है। बिल्कुल 100% ये कौम मनाएगी, कौम को बड़ा दुख बिल्कुल है। हम मनाएगी। देखेंगे अच्छा, कि मैं आ रहा पीटीआई हूं के फिर। कितने लोग जो हैं, पीटीआई वो खवातीन पे होने निकलते वाले हैं जुल्म सितम और के ऊपर वो जरूर मजम्मत योम स्याह करते हैं, मनाएगी। वो मैं आता हूं सड़कों पे फिर। आते हैं। हाँ, जिन्होंने पहले शोधा वो को कौन सी क्यादत होगी, हमें इंतजार है, हमारी आंखें नहीं, देखेंगी। कौम मनाएगी 9 मई, वो किसकी फेवर में मनाएगी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट मैं है। उधर ही आ रहा हूँ। हाँ। आप सिर्फ मुझे हर वो बताइए, खराबी, इस पूरी हर कौम वो का- खराबी जो 9 मई वाले दिन हुई है, इस पूरी तमाम कौम का खराबियों के खिलाफ मनाना अफवाज चाहिए और पूरी कौम को मिलकर मनाना अफवाज चाहिए। और अभी तक पाकिस्तान जुडिशल फखर है। कमीशन कायम नहीं इस किया पूरी गया, इसके कौम ऊपर का फखर एहतजाज है। भी 9 मई को होना इस चाहिए फौज कि का क्यों एक कायम एक नहीं किया गया शहीद, जुडिशल कमीशन, इस फौज का क्यों एक एक इंसाफ शहीद जो इंसाफ से है, दूरी इस इख्तियार की पाकिस्तानी गई। कौम का फखर है। इस कौम के लिए उन शोहदा ने कुर्बानियां दी हैं, उन शोहदा की इज्जत, उनका एहतराम, उनका वकार और उनकी याद और उनकी मनाएंगे। बेहुरमती जो की गई, हाँ। उससे और- तमाम कौम बाहर आएगी। और मैं उन आपको बताऊं। शोहदा ने जिनके लिए कुर्बानी दी है, वो हाँ। उनके साथ जो सुलूक किया गया 9 मई को, उन औरतों, बेवा, बच्चों और दीगर बुजुर्गों के साथ जो 9 मई को सुलूक किया गया, उन्होंने जिनके लिए उन शोहदा ने कुर्बानी दी थी, आज शोहदा की रूहें भी कांप रही होंगी कि जिनके लिए हमने शहादत दी थी, उनके साथ क्या सुलूक हुआ है 9 मई उनकी वाले दिन। पार्टी के जो शरपसंद वहां गए थे वो रिकॉर्ड पे सर, वो हैं। जो शरपसंद गए थे, वो अभी तक पकड़े नहीं गए। केसेस चल रहे हैं, अभी तक बहुत उनकी सारी तस्वीर गिरफ्तारियां अखबार में हुई नहीं है कि ये दूध फला का दूध पानी आ जाएगा। ये मैं फला नहीं जो कह रहा पत्थर का मुजस्समा कि तोड़ रहा है, चेयरमैन ने ये इसके शहीद का आर्डर तो दिए थे, फला मैं नहीं कह रहा। को ये सजा वो दी लोग गई। जो अभी तक जज्बाती वो शरपसंद अभी तक थे। ऐसी कोई इनके आज नहीं अंदर है। आज भी शरपसंद उनको है। अभी तक नहीं पकड़ा गया आज भी क्योंकि वो मौजूद नीचे है। लोग थे, आज भी इसीलिए उनको नहीं शरपसंद पकड़ा पैदा गया, किया नीचे गया। लोग आज भी थे अफवाज और पाकिस्तान को बेकसूर लोगों को हजारों की कर रहे हैं तादाद में लोग। पकड़ के आज भी काबिल जजेस सलाल के किया, खिलाफ सलाल बयान किया दे रहे गया। हैं लोग। नाते अदलिया की लोगों इज्जत के है, ऊपर रफौत की दहशतगर्दी इज्जत के है, पर्चे काटे इंसाफ गए की सर। इज्जत है। आज दुनिया भी का कौन सा बक है। कानून कहता है कि सिर्फ शोर है, नाते लोगों कुछ के नहीं ऊपर है। दहशतगर्दी के पर्चे काटे जाए? दुनिया का कौन सा कानून कहता है इस मुल्क के अंदर नाते लोगों के ऊपर दहशतगर्दी के पर्चे काटे गए? सर, इस तरीके से कानून नहीं चलते, इस तरीके से इंसाफ कायम नहीं होता, इस तरीके से हम मुसलमान नहीं बन सकते, इस तरीके से हम दीन पे कायम नहीं रह सकते। मनपसंद हुकूमत लाई गई, आखिर आज बाजवा को कुरान उठाना पड़ गया ना। क्यों उठाना पड़ गया? 2018 में आगाज हुआ था इस चीज का, जिसको ये आज रो रहे हैं कि हमारे साथ ज्यादती हो रही है। किसने कलाम में पाक उठाया? आपको नहीं पता कि क्या हुआ? बाजवा साहब ने किस तरह कुरान पाक उठा के कहा कि नवाज शरीफ को मैंने नहीं भेजा। 3 चीजों पे उन्होंने कुरान पाक उठा लिया। क्यों? किस बात पे उठाया सर, ये भी बता देना, किस बात पे उठाया? ये पूरी 2 मिनट तफसील है हाँ। साहब। नहीं, बता देना, आपके पास बात छेड़ी तो अभी बताएं। सोशल मीडिया एक्टिव हुआ है और इनके लोग एक्टिव हैं, वो दिखा रहे हैं बाकायदा अच्छा। कि जी वो बाजवा साहब को जरूरत पड़ गई कुरान उठाने की, नवाज शरीफ को बाहर भेजने में, मेरा हाथ कतन नहीं था। इन चीजों के ऊपर कुरान पाक लाने की क्या जरूरत पड़ गई भाई? हुकूमत आपकी थी, आपने नवाज शरीफ हलफ को उठा बाहर के भेजा कहा था। कमर क्यों? बाजवा साहब ने हाँ तो क्यों कि मेरा कोई यार, मेरी क्यों इन्वॉल्वमेंट जरूरत नहीं पड़ी? थी हुकूमत गिराने भाई में। मेरे क्यों जरूरत तो ये भी कह देते इसलिए किसकी कि थी? इन लोगों ने- एजेंसी के अंडर में इन थी, लोगों बता ने देते ये भी इसकी फौज थी। पे डाल दिया था। ये भी बोल हाँ, देते इन्होंने कुरान ये भी शरीफ फौज पे डाल दिया था कि नवाज ये- शरीफ को एक फौज में मिनट, नहीं डाला। अब बड़ा सवाल है, क्या आप बानी पीटीआई कलाम पाक सर पे रखेंगे? बाजवा साहब ने तो रख लिया किस चीज के ऊपर? कि भाई मैंने ये हुकूमत नहीं गिराई, मेरी कोई किसी चीज में इन्वॉल्वमेंट नहीं है। इन्होंने क्या कहा है और किस बात की है, वो उसी का जवाब वही देंगे। ठीक है, कि किस बात पे कुरान शरीफ उठना चाहिए और किस बात पे नहीं उठाना चाहिए। यही बात हुई है। और ये कुरान शरीफ जो है ना, अगर- ये इस तरीके अगर बाजवा ने नहीं से भेजा नवाज शरीफ को बाजवा सफर, साहब अगर तो कुरान इमरान शरीफ खान की उठाए ना, हुकूमत थी, उन्होंने जिससे भेजा। बाजवा साहब कुरान वाज़ेह हो शरीफ गई पे है। हाथ रख के कहते कि मैंने ये नहीं कहा कि मेरे टैंक जंग वाला होते, मैंने ये नहीं कहा कि मेरे पास पेट्रोल नहीं है लड़ने के लिए, मैंने ये नहीं कहा कि हमारे पास सलाहियतें नहीं है लड़ने के लिए, हमने ऐसे ही तनख्वाहें नहीं है पैसे देने के लिए। बाजवा साहब ने बाजवा ये भी साहब कहा, हलफ उठाए ना, बाजवा साहब जब ने ये भाई भी साहब कहा के सामने कि मैंने ये नहीं कोई कहा, एक्सटेंशन नहीं मांगी थी। ये क्या है ना कोई नहीं मांगी। सर, इससे बड़ा झूठ क्या है? वो कह रहे मैंने आपको एक्सटेंशन नहीं बड़ा मांगी। झूठ क्या है? कुरान पे भी नहीं यकीन है। इससे बड़ा झूठ क्या है? कलाम में पाक सर पे वो रखा अल्लाह, उन्होंने। अब उसका मामला अल्लाह और उनके दरमियान है, मैं चुप हो जाता हूं इस मामले में। चले, अब इसका मामला अल्लाह, मगर बाजा साहब ये भी तो बात करें ना, कुरान शरीफ पे हाथ रख के कहें कि मैंने नहीं बोली है ये बात है। कल इस प्रोग्राम को मजीद इस स्टोरी पर रोशनी डालेंगे, इसी उम्मीद के साथ मेरा मुल्क शाद आबाद रहे। साजिद हुसैन को इजाजत दीजिए, मुलाकात होगी नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफिज़।